हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी। आज से हम शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण और इसका पहला जो आपका टॉपिक है वो है भाषा, लिपि और व्याकरण। इससे पहले भी आपने पढ़ा है भाषा क्या है, लिपि क्या है, व्याकरण क्या है, ठीक है। और फिर से आप इस चैप्टर को देखिए, प्रीवियस क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हैं और यहाँ पर एक बार इसको जल्दी से हम पढ़ेंगे और आगे जो है आपके हिंदी व्याकरण में जो भी टॉपिक है उनको कवर करेंगे। देखिए, भाषा क्या होती है। भाषा जो है संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है, ठीक है। और इसका अर्थ होता है बोलना, यानी कि भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी बात को, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, या फिर दूसरे की बात को हम तक जो पहुंचती है वो साधन जो है भाषा है। यानी कि दूसरे के विचारों को हम ग्रहण करते हैं, अपने विचारों को हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो है साधन है भाषा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ भाषा की एक छोटी सी परिभाषा लिखी है, इसको आप लिख लीजिएगा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों एवं विचारों को बोलकर अथवा लिखकर क्या करता है, वो प्रकट करता है, ठीक है। तथा दूसरे के विचारों को पढ़कर और सुनकर हम या तो अपने विचारों को बोलते हैं, ठीक है, या तो लिखते हैं विचारों को, तब जाकर के वो दूसरे तक पहुंचता है। दूसरे के विचारों को हमें ग्रहण करना होगा तो हम या तो पढ़ेंगे या सुनेंगे, तो ये भाषा होती है। चलिए आप लिख लीजिए भाषा की परिभाषा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों एवं विचारों को बोलकर तथा लिखकर क्या करता है, प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को पढ़कर या सुनकर ग्रहण करता है, ठीक है। अब भाषा सीखने के लिए आपको सबसे पहले भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ण, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे बाद में। हम पहले भाषा के रूप जान लेते हैं, काइंड ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा के कौन कौन से यहाँ पर रूप है। तो भाषा के यहाँ पर जो परिभाषा आपने ऊपर पढ़ी उसी के आधार पर यहाँ पर भाषा के मुख्यतः दो रूप है। पहली भाषा आपकी मौखिक है, जिसमें आप क्या करते हैं, बोल करके, या फिर आप क्या करेंगे, या तो आप बोलेंगे, ठीक है, या फिर आप सुनेंगे, तो ये मौखिक भाषा है। अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए आपको बोलना पड़ेगा और दूसरों के विचारों को ग्रहण करने के लिए आपको सुनना पड़ेगा। तो ये आपकी मौखिक भाषा या कथित भाषा इसको कहा जाता है, या इंग्लिश में आप इसको स्पोकन लैंग्वेज कहते हैं। तो देखिए, आप लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा मौखिक अथवा कथित भाषा, स्पोकन लैंग्वेज। तो देखिए, भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान किससे होता है, बोलकर और सुनकर किया जाता है, उसे हम कहते हैं मौखिक भाषा अथवा कथित भाषा कहते हैं। जैसे अभी हम जो है यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारी मौखिक भाषा हो गई। आप अपनी क्लास में बात कर रहे हैं, बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, तो ये मौखिक भाषा है। आप फोन पर बात कर रहे हैं, मौखिक भाषा है। आप कोई भाषण दे रहे हैं तो वो मौखिक भाषा है। आप कविता का पाठ कर रहे हैं तो ये सभी आपकी मौखिक भाषा है। साथ में यहाँ पर मौखिक भाषा की कुछ जो है यहाँ विशेषता है। क्या विशेषता है मौखिक भाषा की, इसे आप सरल रूप से सीख सकते हैं, यानी कि किसी भी मौखिक भाषा को आप सीख सकते हैं। आप सुन करके मौखिक भाषा को सीख सकते हैं, उसको बोल भी सकते हैं। इसके द्वारा समय भी कम लगता है और अधिक बातें की जा सकती है। इसके विपरीत क्यों समय कम लगता है, आप लिखेंगे तो आपको लिखने में समय लगेगा, साथ में आपको लिखने के लिए साधनों की आवश्यकता होगी जिसमें धन की खपत होगी। तो यहाँ पर एक तो धन की बचत हो जाती है, आपके समय की बचत हो जाती है, साथ में आप कम समय में अधिक बातें बोल सकते हो मौखिक भाषा के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर इस भाषा को स्थायी रूप नहीं है, ये भाषा का अस्थायी रूप है, क्योंकि मैंने जितनी भी बातें कही हैं वो प्रमाण आपके पास नहीं है। लेकिन आपने कोई चीज पेन पेपर में या लिखित रूप में आपने दे दिया तो वो आपकी प्रमाणिक भाषा है, स्थायी रूप है वो भाषा का। तो इसलिए यहाँ पर लिखित भाषा को ज्यादा जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर कहा गया है। तो दूसरी भाषा है आपकी लिखित भाषा, या आप इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं रिटन लैंग्वेज। तो हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा कि भारत भाषा के जिस रूप से मन के भाव और विचारों का आदान प्रदान, वहां हमने क्या कहा था, वहां पर आप बोलकर या फिर सुनकर आप विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और यहाँ पर लिखकर और पढ़कर।
लिखकर और पढ़कर हम विचारों, मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये आपकी लिखित भाषा है। जैसे आप शिक्षक, यहाँ पर शिक्षिका बोर्ड पर पढ़ा रही है, तो ये आपकी लिखित भाषा हो गई है। साथ में आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, वो लिखित भाषा है। आप पत्रिकाएं पढ़ते हैं, छात्रों द्वारा पत्र लिखना, ये आपकी लिखित भाषा है। ठीक है, तो ये आपकी लिखित भाषा के अंतर्गत कुछ उदाहरण आ जाते हैं। अब लिखित भाषा जो है प्रयत्न पूर्वक सीखी जाती है। प्रयत्न पूर्वक अर्थात इसको सीखने में आपको प्रयत्न करना पड़ता है, जबकि मौखिक भाषा को सीखने में आपको ऐसा कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। आप जिसके साथ रहते हैं आप उसकी भाषा सीख जाएंगे कुछ ही दिनों में। लेकिन लिखित भाषा के लिए आपको प्रॉपर, क्योंकि देखिए हम ध्वनियों को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन चिन्ह क्या है ये हमें नहीं पता होते हैं। चिन्ह हमें सीखने पड़ते हैं। क्यों? भाषा होती क्या है, आगे आप पढ़ेंगे कि हमारी जो भाषा है ना, हम मुख से जो कह रहे हैं ये कुछ ध्वनियां निकल रही हैं। मैं कुछ कह रही हूँ आपसे, तो मैं ध्वनियों को निकाल रही हूँ, और इन ध्वनियों के एक अलग अलग अपने चिन्ह होते हैं। तो लिखित रूप के लिए आपको उन चिन्हों को सीखना पड़ेगा, प्रॉपर उस भाषा को सीखना पड़ेगा। मौखिक रूप में ऐसा नहीं है, आप सुनते हैं और उसका अनुकरण करते हैं, उसको सीख भी जाते हैं। तो आप जैसे घर में, जब तक बच्चा घर में रहता है तो वो अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने जो उसके आसपास के लोग हैं उनकी भाषा सीख लेता है। लेकिन उसे लिखित रूप में प्रयत्न करना पड़ता है, चाहे वो घर में ही प्रयत्न करे, चाहे वो स्कूल जाकर प्रयत्न करे। ठीक है, तो उसको प्रयत्न करना पड़ता है, उसको सिखाया जाता है, उसको अभ्यास कराया जाता है। तो ये जो है प्रयत्न पूर्वक सीखी जाती है। और यह भाषा का स्थायी रूप है। कैसा रूप है? स्थायी रूप है। भाषा का लिखित रूप अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा हम अपने विचारों को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं तथा लंबे समय तक इसको सुरक्षित भी आप रख सकते हैं। यानी कि मौखिक भाषा से ज्यादा प्रभावशाली आपकी लिखित भाषा है। ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा आप क्या कर, ठीक है। अब इसके बाद तीसरी, यहाँ भाषा हमने दो रूप कहे थे, लेकिन यहाँ तीसरी भाषा भी है, सिंबॉलिक लैंग्वेज। हिंदी व्याकरण में इसका प्रयोग नहीं है, लेकिन हमें जानना आवश्यक है। सिंबॉलिक यानी सांकेतिक जो भाषा है वो भी होती है। तो जब आप क्या करते हैं, संकेतों के माध्यम से या फिर इशारों के माध्यम से आप अपने मन के भाव, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं या व्यक्त करते हैं, तो वह जो प्रक्रिया है वो आपकी क्या कहलाती है? सांकेतिक भाषा। यानी कि आपके द्वारा कोई संकेत किया जा रहा, आपके द्वारा कोई इशारा किया जा रहा है, तो ये भी एक भाषा है, लेकिन इस भाषा को कहा जाता है सांकेतिक भाषा। हालांकि हिंदी व्याकरण में इसका प्रयोग नहीं है, क्योंकि देखिए हम सभी बातों को संकेत के द्वारा नहीं समझा सकते हैं। ठीक है, तो सांकेतिक भाषा का जो प्रयोग है वो सभी प्रकार के विचारों को प्रकट करने के लिए नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा चौराहे पर नियंत्रित करता हुआ सिपाही, तो वो आपको संकेत के द्वारा ही क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, यातायात को जो है वो संकेत के माध्यम से ही नियंत्रित करता है। जो मूक बधिर है, यानी कि जो बोल नहीं पाते हैं, उनके बीच, उन व्यक्तियों के बीच जो वार्तालाप होती है वो संकेतों के द्वारा ही होती है। ठीक है, और साथ में जब आप गार्ड द्वारा हरी झंडी हिला करके गाड़ी चलाने का संकेत दिया जाता है, ये सभी आपके सांकेतिक भाषा के उदाहरण है, लेकिन यहाँ पर व्याकरण में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा आपका स्थायी है, जबकि लिखित भाषा आपकी स्थायी है, इसको प्रयत्न पूर्वक सीखी जा सकती है। ठीक है, और ये जो है लिखित भाषा जो है अधिक महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखिए आप, हिंदी विश्व में जो है अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, भाषाएं प्रचलित हैं, और प्रत्येक देश की अपनी भाषा होती है। इसके माध्यम से वे अपने भाव एवं विचार को एक दूसरे देश के नागरिकों के सामने व्यक्त करते हैं। जैसे अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, फ्रेंच, तो ये तो बड़े लेवल विश्व स्तर पर हो गई हैं। ठीक है, आदि भाषाएं हो गई। विश्व में अंग्रेजी भाषा का प्रथम स्थान है, इसको आपने नोट करना है, और हिंदी का द्वितीय और अन्य भाषाओं का तीसरा स्थान है। अब हम जानते हैं अपनी भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं, कौन कौन सी भाषाएं हैं, हमारे संविधान में कौन कौन सी भाषाएं हैं। साथ में मातृभाषा किसे कहा जाता है, राष्ट्रभाषा किसे कहेंगे, प्रादेशिक भाषा किसे कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या होती है, ये सभी हम जानेंगे यहाँ पर। तो देखिए भारत जो है विविधताओं का देश है। ठीक है, यहाँ पर अनेक प्रकार की जातियां निवास करती हैं, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ रहते हैं,
और अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती हैं। जैसे आपके महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, बंगाल में आपकी बंगाली बोली जाती है, असम में असमिया, केरल में आपका मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, गुजरात में गुजराती आदि जो है अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जगह जो है अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे देश में जो बोली जाने वाली ऐसी 22 भाषाएं हैं जिनको हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त की गई है। हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा घोषित किया गया है, और राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्या होती है इसको आगे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिसमें से जो 22 भाषाएं हैं ये सभी भाषाएं आप लिखेंगे, असमी, बंगाली, मलयालम, सिंधी, उर्दू, बोडो, कन्नड़, मणिपुरी, तमिल, उड़िया, गुजराती, नेपाली, कश्मीरी, तेलुगु, पंजाबी, कोंकणी, आपका डोंगरी, संथाली, मराठी, संस्कृत, मैथिली और हिंदी। इन सभी 22 भाषाओं को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, और ये आपका एक जनरल नॉलेज का, आपका सामान्य ज्ञान का भी प्रश्न बन जाता है, तो इसको आप लिखिएगा जल्दी से। और साथ में आपने कल की क्लास में सभी 22 भाषाओं को याद करके लाना है। चलिए, तो ये 22 भाषाएं हैं जो हमारे संविधान में जिनको मान्यता प्राप्त है। 22 भाषाओं का यहाँ पर जिक्र हुआ है। 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं इनको आप लिख लें। चलिए, अब देखिए मातृभाषा, मदर टंग। मातृभाषा का जो शाब्दिक अर्थ है, मातृ अर्थात माँ, यानी भाषा, मातृभाषा माँ की भाषा, माँ की बोली द्वारा बोली जाने वाली भाषा को आप मातृभाषा कहते हैं। यानी आपकी माँ या आपके परिवार के द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा होती है, और बच्चा जिस परिवार में वो पलता है और बड़ा होता है, वो उसी परिवार में बोली जाने वाली भाषा को सबसे पहले समझना और बोलना सीखता है। आपकी मातृभाषा जरूरी नहीं है हिंदी होगी, और हर किसी की मातृभाषा हिंदी नहीं हो सकती है, क्योंकि आप ऐसे परिवार से बिलोंग कर सकते हैं जिसमें आपकी बंगाली बोली जाती होगी, और जिस परिवार में बंगाली बोली जाती है उस बच्चे के लिए उसकी मातृभाषा बंगाली है, हिंदी नहीं है। ठीक है, तो आपके परिवार, आपकी माँ, आपके द्वारा जो पहले आप सीखते हैं वही आपकी मातृभाषा है। मदर टंग क्या होती है, जो आपके परिवार, आपकी माँ के द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है उसी को हम मदर टंग या मातृभाषा कहते हैं। माँ के द्वारा बोली जाने वाली भाषा जिसको बच्चा सबसे पहले सीखता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। ऐसी भाषा जो देश में अधिकतर लोगों द्वारा बोली या समझी जाती है। तो राष्ट्रभाषा अलग है, मातृभाषा अलग है। राष्ट्रभाषा किसी भी देश में अधिकतर बोली जाने वाली भाषा, यानी कि कोई भी देश है वहां पर जो भी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है वो उसकी राष्ट्रभाषा, उसके लिए नेशनल लैंग्वेज हो जाएगी। जैसे उस देश की जो है राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे भारत में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का स्थान मिला है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आगे कुछ प्रादेशिक भाषा है, स्टेट लैंग्वेज। तो किसी भी प्रदेश में बोली जाने वाली जो भाषा होती है वो प्रादेशिक भाषा कहलाती है। अब यहाँ पर आपके पास कुछ प्रदेश और उन प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखे हैं, आपने भी इनको नोट डाउन कर लेना है। जैसे पहला प्रदेश है आपका कश्मीर। कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है। कर्नाटक में आपका कन्नड़, केरल में आपका मलयालम, पश्चिम बंगाल में बंगाली, आंध्र प्रदेश में आपका तेलुगु, पंजाब में पंजाबी, उड़ीसा में आपका उड़िया बोला जाता है, तमिलनाडु में तमिल, हरियाणा में हरियाणवी। इसके बाद उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, महाराष्ट्र में
मराठी, गुजरात में गुजराती, मणिपुर में मणिपुरी, असम में असमिया और गोवा में कोंकणी या मराठी बोली जाती है। ये अलग अलग प्रदेश और उन प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषा है, इनको आप नोट डाउन करेंगे। पहला प्रदेश है आपका कश्मीर, यहाँ पर कश्मीरी बोली जाती है। दूसरा प्रदेश है आपका कर्नाटक, कन्नड़, केरल, मलयालम, पश्चिम बंगाल बंगाली, आंध्र प्रदेश तेलुगु, पंजाब पंजाबी, उड़ीसा उड़िया, तमिलनाडु तमिल, हरियाणा हरियाणवी, उत्तर प्रदेश हिंदी, साथ में महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। गुजरात प्रदेश में, गुजरात राज्य में बोली जाती है गुजराती। मणिपुर में मणिपुरी बोली जाती है। असम प्रदेश में असमिया और गोवा में कोंकणी और मराठी। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे। तो यहाँ पर आपने सीखा हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त की है। साथ में मदर टंग यानी कि मातृभाषा आपने जाना। मातृभाषा क्या होती है? किसी भी परिवार के द्वारा बोली जाने वाली, किसी भी बच्चे की माँ के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मातृभाषा, मदर टंग कहा जाएगा। नेशनल लैंग्वेज राष्ट्रभाषा क्या हो जाएगी? किसी भी देश में अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसे हम क्या कहते हैं? नेशनल लैंग्वेज या राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं। ठीक है। प्रादेशिक भाषा आपने लिखी, स्टेट लैंग्वेज लिखी। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं बोली जा रही हैं। कुछ प्रदेश साथ में उनकी भाषा। ठीक है। देखिए किसी भी प्रदेश में भाषाएं सभी बोली जाती हैं क्योंकि पलायन होता है। तो महाराष्ट्र का जब यहाँ आएगा तो वो मराठी यहाँ आकर भी बोलेगा, लेकिन उस प्रदेश में मोस्टली भाषा बोली जाती है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। जैसे कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर राजभाषा की बात की गई है। तो राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज इसे कहेंगे। राजभाषा का अर्थ है सरकारी भाषा। अब सरकारी दफ्तरों में जिस भाषा का प्रयोग होता है वो आपकी राजभाषा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत संघ की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसको भी आप लिख लेंगे। यह भी आपका एक जनरल सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। ठीक है, तो 14 सितंबर को आप हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त की गई। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, साथ में यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे हैं, 2 बिंदुओं में लिखा है कि अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी संपर्क भाषा है। साथ में भारत की राजभाषा अंग्रेजी और हिंदी दोनों है क्योंकि सरकारी कामों में अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। अमेरिका की राजभाषा जैसे अंग्रेजी है। अब इसके बाद आपका अंतरराष्ट्रीय भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज, जो भाषा जो है विश्व के अधिकांश राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय भाषा कहलाती है। जैसे अंग्रेजी को जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है अंतरराष्ट्रीय भाषा कहा क्योंकि अंग्रेजी जो है लगभग अधिकतर देशों में बोली जाती है, इसलिए अंग्रेजी को अंतरराष्ट्रीय भाषा का दर्जा है। अब यहाँ भाषा आपकी हो गई। इसके बाद देखिए बोली क्या होती है और लिपि क्या है। ठीक है, तो बोली क्या है? किसी प्रांत के सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली, देखिए भाषा स्टेट में तो बोली जाती है, देश में भी बोली जाती है,
ठीक है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में जो है, लिमिटेड क्षेत्रों में, ठीक है, किसी प्रांत के सीमित क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है वो सामान्य रूप से बोली कहलाती है। बोली भाषा का स्थानीय या क्षेत्रीय रूप है और सरकारी कामकाज में इन बोलियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे हमारे भारत में अवधी हो गई, बिहारी हो गई, भोजपुरी, मैथिली, गढ़वाली, ब्रजभाषा आदि अनेक बोलियां प्रचलित हैं, लेकिन इनको आप सरकारी काम में, सरकारी राजकाज दफ्तरों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बोली क्या हो जाएगी? भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। तो आपके चैप्टर का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो बोली यहाँ पर देखिए हो गया। इसके बाद लिपि क्या होती है? जब हम क्या करते हैं, मुख से कुछ बोलते हैं तो बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं, ठीक है, और प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग सा चिन्ह निश्चित हुआ है। ये चिन्ह वर्ण या अक्षर कहलाते हैं और इन्हीं वर्णों या अक्षरों का प्रयोग जब आप लिखित भाषा में करते हैं तो उसे हम लिपि कहते हैं। किसी भाषा की उच्चारित ध्वनि को लिखने की जो विधि होती है उसको लिपि कहेंगे। तो आप लिपि हेडिंग डालेंगे और उसे लिखेंगे कि किसी भाषा की उच्चारित ध्वनि को, आप कोई भी भाषा कह रहे हैं, उस ध्वनि को लिखने की जो विधि होती है उसी को हम लिपि कहेंगे, ठीक है। जैसे आपकी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है, साथ में और भाषाएं भी हैं उनको भी लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी, संस्कृत और मराठी इन तीनों की जो लिपि है वो देवनागरी है। और देवनागरी का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसको आप बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, बाएं से दाएं की तरफ आप इसको लिखते हैं, देवनागरी या ब्राह्मी लिपि। ऐसे ही जो फारसी लिपि है वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। लिपि के कारण ही ज्ञान विज्ञान के कोष को आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है। अब ये है आपका व्याकरण, हिंदी लिपि, तो इसको लिख लीजिएगा। तो ये लिखना है किसी भाषा की उच्चारित ध्वनि को लिखने की जो विधि है उसको लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा और मराठी भाषा इन तीनों ही भाषाओं की लिपि है देवनागरी। साथ में देवनागरी का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। चलिए इसको नोट करें। इसके बाद है आपका व्याकरण। हिंदी भाषा, भाषा के दो रूप, साथ में आपके हमारे संविधान की 22 भाषाएं, आपकी आप मातृभाषा, आपकी राष्ट्रभाषा, आपकी राजभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ये सभी आप जान चुके हैं। लिपि आपने लिख ली। अब हिंदी व्याकरण हम पढ़ रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी व्याकरण। व्याकरण क्या है और क्यों आप इसे पढ़ रहे हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि आप व्याकरण पढ़ रहे हैं। देखिए वो शास्त्र जिसके द्वारा हमें किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने व पढ़ने के नियम का ज्ञान होता है। यानी कि आप व्याकरण में किसी भाषा को शुद्ध बोलना सीखते हैं, आप उसे लिखना सीखते हैं और पढ़ना सीखते हैं, और उनके नियम आप जानते हैं, किस नियम से आप उसको बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम मौखिक रूप से सीखते हैं तो उसमें त्रुटियां रह जाती हैं, व्याकरणिक रूप से वो शुद्ध नहीं होता है, उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियां होती हैं। तो व्याकरण वो शास्त्र है जिसके द्वारा आप किसी भी भाषा का शुद्ध रूप से बोलना आप सीखते हैं, आप लिखना उसे सीखते हैं, और पढ़ने के जो नियम हैं उनका ज्ञान आपको होता है व्याकरण के द्वारा, ठीक है। तो इसको आप लिखिएगा कि वह शास्त्र जिसके द्वारा हमें किसी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने व पढ़ने के नियम का ज्ञान होता है
वह आपका व्याकरण कहलाता है। अब इस व्याकरण में आप पढ़ने वाले क्या है, व्याकरण के कौन कौन से विभाग हैं। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई आप जानते हैं वर्ण अथवा अक्षर होती है। जब आपने फर्स्ट क्लास में गए या छोटी क्लासेस में आप पढ़ते हैं, सबसे पहले आप क्या पढ़ते हैं, हिंदी भाषा में अक्षर पढ़ते हैं, अंग्रेजी में आप अल्फाबेट्स पढ़ते हैं। तो वो सबसे छोटी इकाई है भाषा की। क्यों, आप वहां से शुरू करते हैं, धीरे धीरे आप अक्षरों को सीखते हैं, फिर आप अक्षरों के बाद शब्दों को बनाना सीखते हैं, 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द, फिर उन अक्षरों को आप मिला करके शब्द बनाना सीखते हैं, और उन शब्दों को मिला करके फिर आप वाक्यों को पढ़ना और उसको जो है लिखना सीखते हैं। ठीक है, और जब आप उन वाक्यों अक्षरों को सीखते हैं, उसके बाद अक्षरों के बाद शब्द सीखते हैं, शब्द के बाद आप वाक्य बनाते हैं, और वाक्यों के मेल से बनती है आपकी भाषा। ठीक है, जब हम एक वाक्य कहते हैं यानी मैंने अपनी एक बात आपसे कही, ठीक है, मैं थोड़ा देर के लिए मैंने पॉज लिया, थोड़ा देर में रुकी, यानी कि मैंने एक बात वहां पर अपनी खत्म कर दी है, तो एक वाक्य पूरा हुआ, एक बात पूरी हो गई। ठीक है, वाक्य जो है, अब वाक्य मिलेंगे तो भाषा बनेगी। ऐसे ही आप अंग्रेजी में भी पढ़ते हो, सबसे पहले आप अल्फाबेट्स पढ़ते हो, फिर आप वर्ड्स पढ़ते हो। ठीक है, वर्ड्स के बाद आप क्या, सेंटेंस पढ़ते हो, और फिर वहां से आपकी लैंग्वेज बनती है। तो यही जो है हिंदी व्याकरण में भी आपकी सबसे छोटी इकाई वर्ण है, उसके बाद अक्षर, वर्ण या अक्षर है, उसके बाद शब्द बनते हैं, और फिर आपके वाक्य बनते हैं, और वाक्यों के मेल से आपकी भाषा बनती है। यानी हिंदी व्याकरण में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, आपने वर्ण पढ़ना है, शब्द पढ़ना है, और वाक्य पढ़ना है। अब देखिए, वर्ण विचार में भी आप क्या पढ़ेंगे, वर्णों के, इसके अंतर्गत आपके वर्णों के उच्चारण किस प्रकार से किए जाते हैं, इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, और उनके मेल से शब्द बनाने के नियम, ये सब आप पढ़ेंगे वर्ण विचार में। यानी कि अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका वर्ण विचार है, क्योंकि व्याकरण में सबसे पहले वर्णों के बारे में ही आपको जानना है। ठीक है, फिर आप शब्द पढ़ेंगे। शब्द विचार में क्या आएगा, इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, उत्पत्ति, रचना आदि का अध्ययन किया जाता है। और वाक्य विचार, इसके अंतर्गत आपके वाक्यों के स्वरूप कौन से हैं, उनके भेद कैसे हैं, विश्लेषण उनका करना है, रचना आदि का अध्ययन आप यहाँ पर करते हैं। तो 3 चीजें आप यहाँ पर पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में। ठीक है, इसके बाद आपके पास साहित्य आता है। ठीक है, तो किसी भी भाषा के संचित ज्ञान को उसको साहित्य कहते हैं। हम यहाँ रचना के आधार पर साहित्य के 2 प्रकार यहाँ पर हम पढ़ेंगे, गद्य साहित्य और पद्य। गद्य में आपका छंद, लय, ताल, तुकबंदी, इस सब से वो मुक्त होता है, और सामान्य बोलचाल की जो आपकी भाषा होती है, जिसमें आप अपनी बात को पूरी करते हैं, वो आपका गद्य साहित्य कहलाता है। और पद्य साहित्य, जिसमें आप अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए भाव को जो है काव्य रूप में लिखे जाते हैं, वो आपका, जिसको आप लय में गाते हैं, जैसे आपकी कविताएं हो गई, आपके पद हो गए, दोहे हो गए, चौपाइयां हो गई, ये सभी आपके लय से गाई जाती हैं, इसे आप पद्य साहित्य कहते हैं। तो हिंदी साहित्य में 2 चीजें आप पढ़ेंगे, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। जैसे जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़त छो। इसको हमने कहीं ना कहीं लय में पढ़ा है, क्योंकि ये पद्य साहित्य है। तो आप वहाँ बसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 में आप गद्य साहित्य पढ़ेंगे, पद्य साहित्य पढ़ेंगे। गद्य आपका छंद, लय, ताल, लय, इन सब से ये क्या होगा, इन सब से मुक्त है वो, यानी कि इसको आप सामान्य बोलचाल की जो भाषा है, जैसे आप बात करते हैं उसी भाषा में इसमें आएंगे क्या, आपके निबंध आ जाएंगे, आपके उपन्यास आ जाएंगे, आपकी कहानियां आ जाएंगी। ठीक है, तो ये सभी आपके गद्य साहित्य में आ जाएगा, और जो भी आपकी कविताएं होंगी, पद होंगे, दोहे होंगे, ये सभी आपके पद्य साहित्य में आपके आने वाले हैं। तो ये तो आप पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, ये आपका जो टॉपिक हमने पढ़ा, क्या क्या इसमें पढ़ लिया कि मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करने का जो साधन है वो भाषा है। भाषा के 2 रूप, मौखिक और लिखित। संकेतों के द्वारा आप विचारों को व्यक्त करते हैं, तो ये भी आपकी एक भाषा है। विश्व में जो है अंग्रेजी का पहला, और अन्य भाषाओं का जो है हिंदी का दूसरा, अन्य भाषा का तीसरा। संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, और भारतीय जो आपकी भाषाओं में हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा घोषित किया गया है। किसी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को लिखने की जो विधि होती है उसे लिपि कहते हैं, और भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने के नियम को हम क्या कहते हैं,
व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण के 3 विभाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। और नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा, चैप्टर होगा, वो आपका वर्ण विचार होगा। आज की क्लास में आपने भाषा, लिपि और व्याकरण, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।